अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने जो है वो पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने आपको बताया था ग्राफ क्या होता है, और उसके बाद क्वांटिटीज जो हैं, जो हमने पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, डिपेंडेंट क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमने जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की डिफरेंट जो है वो शेप्स को डिस्कस किया था। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप ये है जो फिगर 2.18 में है। फिर अगर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रहा है तो ग्राफ की शेप ये 2.19 वाली है। और अगर वेरिएबल स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप ये होगी। आज हमने डिस्कस करना है स्पीड टाइम ग्राफ। कल हमने जब पढ़ा था तो साथ ये भी सीखा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। आज हम पढ़े हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ इस हवाले से भी है कि जो आगे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़नी है वो स्पीड टाइम ग्राफ की बेस पे है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि एक्स एक्सिस पे ली जाएगी, और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जो कि वाई एक्सिस पे ली जाएगी। यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज कंसीडर की जाती है। ये मैंने आपको बार बार बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है, ग्राफ में स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज है। वो कि इनकी डेफिनेशंस में फर्क है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यूज, न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनमें हम इनको सेम वैल्यू कंसीडर करते हैं। अच्छा, आज हमने पढ़ना है स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें स्पीड जो है वो वाई एक्सिस पे है और जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे है। जरा ये पहले वाले ग्राफ को जरा गौर से देखें। ये जो ग्राफ हमें 2.22 फिगर में दिया गया है, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो हमें ये समझ आती है इस ग्राफ से कि टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, शुरू में 0 पे भी, 5 पे भी 4 मीटर पर सेकंड है, 10 पे भी, 15 पे भी और 20 पे भी। तो इस वजह से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। इसका मतलब ये है कि स्पीड में कोई तब्दीली नहीं आ रही, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। टाइम के हिसाब से स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो जब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ये आपने याद रखना है। तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इट मींस दैट देयर इज नो चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम। टाइम के हिसाब से स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो ग्राफ बनता है उसको हम हॉरिजॉन्टल ग्राफ की सूरत में शो करते हैं, और उस दौरान एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो 0 होता है। ठीक है जी, इसको अभी पढ़ते भी हैं, देखें जरा। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, फिगर में दिखाया गया, विद टाइम, then the speed time graph will be horizontal line parallel to time axis and along x axis as shown in the figure. In other words, the straight line parallel to time axis represent the speed of the object. अब इसके साथ एक लाइन आपने और ऐड कर लेनी है, वो आप अपनी अपनी बुक्स में लिख लें। वो लाइन वो क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ सच अ बॉडी विल बी 0, या एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इज 0। ऐसी बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। ये आप साथ लिख लें। इसके बाद जी दूसरा ग्राफ, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड। जब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उस वक्त की क्या सिचुएशन होगी? कहता है लेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी चेंजिंग यूनिफॉर्मली। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली अगर चेंज हो रही है तो फिर क्या होगा? मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ की शेप ये आ जाएगी, ये जैसे दिखाई गई है फिगर 2.23 में। अब इसमें देखें, 0 टाइम पे स्पीड भी 0 है, 5 सेकंड के बाद स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकंड, और इसी तरह से बढ़ती जा रही है। जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन जो है ये वर्टिकल इंक्लाइंड आ जाएगी। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है कि जब स्पीड इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. If the change in speed is equally in equal intervals of time, then its acceleration will be uniform. कहता है let the speed of an object be changing uniformly. Uniformly object की speed में change आ रहा है. In such case, the speed is changing at constant rate. The speed time graph would be a straight line. ऐसी straight line होगी जो inclined होगी. Straight line as shown in the figure. A straight line means that the object is moving with uniform acceleration. कहता है ऐसी जो straight line होती है इसका मतलब है कि object uniform acceleration से move कर रहा है. तो slope of the line gives the magnitude of slope of the line जो है वो acceleration की value देती है. अब slope of the line का मतलब क्या होता है कि ये जो points हैं इनमें आपने difference लेना है. जैसे ये A B अगर हम line का part ले लेते हैं तो slope of AB किसके equal होगा? ए बी के दौरान जो चेंज इन वेलोसिटी आई है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आई है? बी पे वेलोसिटी है 4, ए पे है 2, तो 4 माइनस 2 कर दिया, और बी पे टाइम है 10 और ए पे है 5, तो 10 माइनस 5 कर दिया. तो डिवाइड करके 2/5 करें तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है जी, ये आ गया हमारा जब कांस्टेंट स्पीड के साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्पीड के साथ जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि इस ग्राफ में ये 2.23 फिगर का जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो यानी कि स्पीड में चेंज तो आ रहा है लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो फिर ग्राफ की शेप ये होती है, ये जैसे 2.24 फिगर में दिखाया गया. इसमें भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें टाइम के हिसाब से स्पीड कम होती जा रही है. ये सिचुएशन होती है जब हम चलती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं. अब ये देखें, जरा आप ग्राफ को समझने की कोशिश करें तो 0 टाइम पे स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड्स पे स्पीड हो गई है 4 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकंड, और 15 सेकंड पे स्पीड हो गई है 0. तो ऐसी सूरत में जो एक्सेलरेशन है दैट वुड बी नेगेटिव. ये देखें उसने सोल्यूशन में भी करके दिखाया है, 2-4 और नीचे 10-5. 2-4 कैसे आया? डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और सी की 4 है, तो डी माइनस सी हमने करना है, और इसी तरह से नीचे करना है जब डी माइनस सी तो 10-5, तो ये आंसर -0.4 आ जाता है. तो ये वाला जो ग्राफ है ये भी कांस्टेंट स्पीड वाला ही है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही है. इसमें भी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आ रहा है वो यूनिफॉर्म आ रहा है लेकिन स्पीड कम हो रही है, उसमें स्पीड बढ़ती जा रही थी. ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? स्पीड बढ़ रही हो तो ग्राफ की शेप होती है इंक्लाइंड नीचे से ऊपर की तरफ, और अगर स्पीड कम हो रही है यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो जो ग्राफ की लाइन है वो ऊपर से नीचे को आती है, इंक्लाइंड होती है लेकिन ऊपर से नीचे को, स्लोप फिर भी होती है. क्लियर है? ये पॉइंट बेटा क्लियर है आपका? अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा वो आपको समझ आ गया, जिसमें हमने स्पीड और एक्सेलरेशन को कनेक्ट किया ग्राफ के जरिए. स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए एक्सेलरेशन फाइंड करना हमने पढ़ा है, और 3 तरह के ग्राफ पढ़े हैं. एक वो जिसमें स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन इज 0. एक में जो है वो स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक वो जिसमें स्पीड जो है वो कम हो रही है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है. अच्छा, अभी हम जो है वो इसी स्पीड टाइम ग्राफ से एक और चीज फाइंड कर सकते हैं, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इक्वेशंस ऑफ मोशन में इस्तेमाल होनी है. क्या है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है इस स्पीड टाइम ग्राफ से. स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, और वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होता है?
कि ग्राफ में जो भी लाइन ड्रॉ हुई है उस लाइन के अंडर जितना एरिया आ रहा है उस एरिया को अगर हम मैथमेटिकली फाइंड कर लें तो दैट वुड बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये 2.5 फिगर है, इस फिगर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ग्राफ की लाइन, ये जो रेड लाइन है ये देखें, पहले 0 से A तक एक हिस्सा, फिर A से B तक दूसरा हिस्सा और B से C तक तीसरा हिस्सा। अब इसमें ये जो शेप बन रही है, इस शेप को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक ये ट्रायंगल बन जाती है जो 0 और ये 10 और ये A के इन बिटवीन बन रही है, ये एक ट्रायंगल है। उसके बाद ये आगे एक स्क्वायर बना हुआ है और उसके आगे फिर एक ट्रायंगल है। अगर हम इन दो ट्रायंगल्स और इस स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लें और उसको प्लस कर लें तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है इसको हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने ये कॉन्सेप्ट यूज करना है सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, कि जो हमारी फिगर बनी होगी स्पीड टाइम ग्राफ की उससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। देखें जरा, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कहता है एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन एरिया कैन बी कैलकुलेटेड by using appropriate formula for geometrical shapes। जो भी geometrical shapes बनेगी उनके लिए जो भी appropriate formula होगा वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि how can we find distance traveled by the object by using graph, तो आपने ये आंसर उसमें लिखना है, ये जो इतनी हेडिंग है ये। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएं तो ये 2.24 वाला आपने ग्राफ बना देना। अगर कोई आपसे पूछ ले पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएं तो आपने ये 2.23 वाला बना देना। और अगर कोई पूछ ले कि जीरो एक्सेलरेशन का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं तो आपने ये 2.2 फिगर वाला बना देना। ठीक है जी। इन ग्राफ्स की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह अब हम अपने अगले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ, ये अगला टॉपिक है हमारा। ये हमने करना है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह हम अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं कल। आप अपनी मैथ्स की असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।